जाइगोटीन लिखवा दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं मियोसिस की प्रोफेज में? किसी को डाउट नहीं है? पक्का? यस सर। सर आपने लास्ट जाइगोटीन लिखाया था। हाँ बेटा, जाइगोटीन लिखा है तो मैंने लास्ट। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पैकेटीन। पैकेटीन। सर अभी जाइगोटीन लिखवाना था। अच्छा, जाइगोटीन लिखवाना था कि यस लिखवाया था? लिखवाना था पक्का? ठीक है मैडम। सर एक ही पॉइंट लिखाया है उसमें बस। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने लैक्टोटीन आपको लिखवाया, ठीक है ऐसा है। चलो ठीक है सर जी। लैक्टोटीन हो गया था, उसमें वही तो बता रहा हूं। जाइगोटीन के फर्स्ट पॉइंट पे थे। अच्छा, कोई क्लास स्टार्ट हो रही होगी तो मैंने जल्दी छोड़ दिया होगा, ऐसा होगा है ना? हाँ सर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। लैक्टोटीन मैंने लिखवा दिया, तो आपको चलो जाइगोटीन से लिखवाना शुरू करता हूँ, सीधे सीधे ये बोलो है ना, जाइगोटीन। भैया जाइगोटीन, ठीक, नोट करिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम, homologous chromosome make pair. This pairing is called synapsis. This pairing is called synapsis. Synapsis आपको क्लियर है? सर एक मिनट रिपीट कर दीजिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है साइनेप्सिस किस फेज में होती है, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर या मेक पेयर। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट, ईच। नो सर एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बता देता हूँ अगर नहीं क्लियर। तो देखो मैंने बताया था कि क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम हो गया है ना, और एक और कोई भी क्रोमोसोम मान लो, एक ये क्रोमोसोम हो गया। तो दो क्रोमोसोम हो गए है ना। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से जो चिपक रहे हैं ना, पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। हर्षित, हर्षित मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोफेज मियोसिस की। सर आपने पढ़ा कहाँ तक दिया, मतलब अभी आप लिखा तो अभी वो जो है। माइटोसिस पढ़ा दिया है, सेल साइकिल से ये सब पढ़ा दिया है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ा दिए हैं, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। सर तो मियोसिस में कहाँ तक पढ़ा दिया है? मियोसिस में मेरे भाई देखो ना, वो तो बताओ, वही तो ना, प्रोफेज मैंने पढ़ाया है, प्रोफेज स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोफेज समझा पूरा दिया है, मियोसिस वो लिखवा रहा हूँ मैंने, लैक्टोटीन लिखवा दिया है, जाइगोटीन लिखवा रहा हूँ, प्रोफेज की पहली सेकंड स्टेज लिखवा रहा हूँ। ओके ओके। प्रोफेज की सेकंड स्टेज, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की। तो देखो ये क्या है, दो क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के चिपकने से जो स्ट्रक्चर बनता है, इनके आर्म्स एक जगह पे सिंगल पॉइंट पे या मल्टीपल पॉइंट्स पे आर्म्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, इसे हम साइनेप्सिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, ये दोनों अपनी आपस में आर्म्स एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये क्या है,
टेट्रावैलेंट कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्रावैलेंट है, एक ये टेट्रावैलेंट है, 4 आर्म्स है इसीलिए इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ये भी टेट्रावैलेंट है, तो 2 टेट्रावैलेंट मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है ना? नोट करेंगे? ओके सर। Each- सर हाँ, सर ये साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स और एक टेट्राड में क्या डिफरेंस होता है? तुम चले कहाँ जाते हो ये बताओ पहले, तुम मुझे हर्षित ये बताओ, तुम गायब कहाँ हो जाते हो पहले मुझे ये बताओ। हॉलीडे वेकेशंस। नहीं बीस नहीं सर, दिन- पिछली बार सर नेट हाँ। नहीं आ रहा था सर, वो हाँ? केमिस्ट्री सर पिछली बार नेट नहीं आया था, तो पिछली बार वो केमिस्ट्री की भी आधी क्लास छूट गई, सॉरी बायोलॉजी की भी आधी क्लास छूट गई। अच्छा नहीं सॉरी, फिजिक्स की मतलब। अच्छा, ठीक है, गायब मत हुआ करो यार, नेटवर्क चेंज कराओ भाई, कैसे काम चलेगा हर्षित? हैं? नहीं इतना सर गायब- उसी दिन गड़बड़ हुई। हाँ? ठीक है, सब पहाड़ों में बहुत प्रॉब्लम है, पहाड़ों में बहुत प्रॉब्लम है नेट की। और नहीं तो क्या सर। आजकल तो यार सब जगह नेट आ रहा है यार, ऐसा क्या? चलो कोई नहीं। तब बारिश का मौसम है ना यहाँ पे, इसलिए बहुत कनेक्शन कभी कभी चला जाता है। तो हर्षित तुम कहाँ पाए जाते हो? तुम भी उधर ही? हाँ सर सर मेरे ही स्कूल में है वो। अच्छा, ये भी वहीं पाया जाता है, ओके, बिल्कुल। चलो कोई सही है, बात नहीं, सही यही पाया जाता है ये। छोड़ दिया फिर। चलो, मुझे लगा आई वाज इन माइंड दैट यू बिलोंग्स टू दिल्ली, मुझे ऐसा कुछ लग रहा था। मैं अभी तक यही नहीं। सोच रहा था कि तुम साउथ दिल्ली हो। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, फिर तो मान लेता हूँ कि इसका नेट चला जा रहा होगा। देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, समझो बात को। ये क्या है कि यहाँ पर ये देखो, ये टेट्रावैलेंट है ना, तो मैंने आपको बताया था कि बाईवैलेंट क्या होता है। देखो हम बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट बताता हूँ, आप समझो। जब क्या होता है, ये एक बाईवैलेंट है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। एक्चुअल में क्रोमोसोम ये है, तो अभी क्या होता है, हम लोग क्या है, हम आप हैं डिप्लॉइड। अब हमारी सेल जब डिवाइड करती है, तो मैंने आपसे बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ते हैं, मतलब हमारे आपके अंदर 23 सेट ये है और 23 सेट ये है, 23 के सेट हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि 23 के सेट्स तो हैं, लेकिन जब हमारे अंदर सेल डिवाइड होने वाली होती है तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। तो अब ये बाईवैलेंट क्या होगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, क्या बन गए, टेट्रावैलेंट बने, बने कि नहीं बने? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अब आप ये थोड़े ना कह सकते हो कि ये 46 हो गए, क्रोमोसोम तो 23 ही हैं, लेकिन इनमें डीएनए का कंटेंट बढ़ गया। आप समझ में आया? तो सेल डिवाइड करने के पहले अपने डीएनए के कंटेंट को डबल कर देती है, तो बाईवैलेंट मिलकर के टेट्रावैलेंट बढ़ा देते हैं, जिससे कि डीएनए कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल तो बढ़ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ने पाते। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अगर आपको ये पॉइंट Yes. क्लियर हो गया तो आपको 12th में भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सो ये मतलब है बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। अच्छा, बाईवैलेंट क्यों बोल रहे थे? पहले इसमें 2 ही आर्म्स थी, और टेट्रावैलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब 4 आर्म्स हो गए। सर वैसे इससे होता क्या है टेट्रावैलेंट बनने से? अब इससे तुम ये समझो कि, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना। मुझे सेल मान लो मैं ही सेल हूं, है ना। अब मेरा वेट है 75 किलोग्राम। अब थोड़े दिन बाद मैं डिवाइड होकर 2 जयंत बन जाऊंगा, ठीक है। अब एक तो वो तरीका है, अब मैं 2 बन जाऊंगा तो आधा आधा हो जाऊंगा, है ना, तो 35-35 किलो का हो जाऊंगा, वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या है, मैं 2 नहीं हूंगा, मेरा वेट बढ़ जा रहा है। मेरे ऐसा नहीं होगा कि पहले मेरे, तो क्या हुआ, मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना, मतलब मेरे अंदर डीएनए कंटेंट बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे 2 में डिवाइड होना है। तो अभी क्या, मेरे नंबर्स नहीं बढ़े और मेरा वेट हो गया जाकर के 140 किलोग्राम, 140 किलोग्राम, और थोड़े दिन बाद में डिवाइड कर गया, समझ गए। तो अभी टेट्रावैलेंट क्या है, जब मेरा वेट दुगना हो गया तो समझो मैं टेट्रावैलेंट हो गया। तो मैं बाईवैलेंट था पहले, फिर मैं टेट्रावैलेंट हो गया। वैसे क्या होता है कि अब भाई ह्यूमंस में थोड़े ना बढ़ सकती है, ह्यूमंस में क्रोमोसोम 4n हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते ना। No, sir. हाँ सर। देखो जैसे समझो बात को, एक 2n सेल है, अब ये डिवाइड करेगी, अगर ये डिवाइड करेगी तो भाई 2 सेल्स बनेंगी, तो इसमें n चला जाएगा, तो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। Yes, sir. माइटोसिस में अब फिर से डिवाइड करेगी यार, जब ये फिर से डिवाइड करेगी तो अब क्या होगा, क्या हाफ एन हो जाएगा क्या? ऐसे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा, डीएनए का कंटेंट कम होता जाएगा और धीरे धीरे डीएनए खत्म हो जाएगा। तो होता क्या है इन जनरली प्रोसेस में कि जो 2n सेल है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ाती है, अपने ही अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ा लेती है, तो एक्चुअल में तो 4n होती है,
डीएनए किसके बराबर होता है? 4n के बराबर, लेकिन होती क्या है? 2n होती है, जिससे कि जब ये डिवाइड होते हैं तो ये 2n हो जाती है और ये 2n हो जाती है। समझे नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, ऐसा है। चलिए तो नोट कीजिए जल्दी से। each pair of bivalent is association of four chromatid सर इस पेयर बायोवेलेंट के बाद क्या कहा था आपने? is association of 4 chromatid and 2 centromere ठीक है। सर वो बायोवेलेंट में होगा, टेट्रावेलेंट में नहीं? टेट्रावेलेंट तो यार ये वाला बनेगा ना, देखो टेट्रावेलेंट तो पूरा होगा, समझो। ये है क्या, ये जो क्रोमोसोम है एक क्या है? सेंट्रोमियर है। कितनी आर्म्स हो गई? 2। इसी के साथ में दूसरा सेंट्रोमियर और कितनी आर्म्स हो गई? 2। क्या बन गया? बाइवेलेंट बन गया, नहीं बन गया? यस सर। क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है ना यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से चिपके हैं। सो दिस इज बाइवेलेंट। तो यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। तो ये क्या बन गया? टेट्रावेलेंट। तो 2 बाइवेलेंट एक दूसरे के साथ में आते हैं जिससे कि टेट्रावेलेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। हर बाइवेलेंट में 2 आर्म्स हैं, 1 2 1 2 2 2 आर्म्स हैं और 2 ही सेंट्रोमियर हैं, लेकिन दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। क्लियर? कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं है? कंफ्यूज मत होना, जहां कंफ्यूज होना मुझे बताते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट। सर सब बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम्स एक के साथ होते हैं तो उनको 2 क्रोमोसोम्स होते हैं तो बाइवेलेंट कहते हैं। और ऊपर वाले जो आपने ऊपर टेट्रावेलेंट वाला बनाया है उसमें हाँ। 4 हैं, इसलिए उसको 4 का टेट्रावेलेंट का ना टेट्रा क्रोमोसोम्स का को मतलब, देखते हुए ना। हाँ टेट्रावेलेंट का मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी 4। है ना। हाँ सर नहीं सर, मैंने बस इतना पूछा कि सर क्रोमोसोम्स को देख के बोलते हैं ना अपन। राइट, क्रोमोसोम को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही रिप्रेजेंट, टेट्रावेलेंट और बाइवेलेंट जो होता है ना वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर सर। हाँ वो बायोवेलेंट में हम ये कह सकते हैं कि 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। देखो यार, खास फिर वही बात होगी ना, क्रोमेटिड टर्म हम लोग यूज करते हैं ऐसा थ्रेड जिसमें हिस्टोन एसोसिएटेड नहीं है और उसको देखा नहीं जा सकता है, ऐसे थ्रेड को अपन क्रोमेटिड कहते हैं। अगर ये क्रोमेटिड है तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा खास फेल, तो हम क्रोमेटिड टर्म इसके लिए नहीं यूज कर सकते। क्रोमेटिड वो नहीं होता, उस क्रोमोसोम का आर्म्स को क्रोमेटिड नहीं कहते? नहीं बेटा, क्रोमोसोम के आर्म्स को क्रोमेटिड, रुको अच्छा तो रुको एक मिनट देखना, अगर मेरे पास डायग्राम है तो मैं भी आपकी भी बात को क्लियर कर देता हूँ, बट थोड़ा सा आप लोग स्पीड अपनी बनाए रखें। सर मेरा भी एक डाउट। रुक जाओ भैया, ज्यादा डाउट मत करो, स्पीड गिर जा रही है। रुको सर एक मिनट, इसी पे था सर, ये बायोवेलेंट वगैरह। रुको एक मिनट रुक जाओ, अगर हो जाएगा तो मैं भी तुम लोगों का मामला एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर मेरे पास डायग्राम पड़ा है, क्योंकि था तो कहीं पे यार, किधर गया डायग्राम। जेनेटिक्स मैंने बोला ना कि पूरे बायोलॉजी में से समझने लायक कोई चीज, हालांकि ये सब बातें मैं आपको फिर से बताऊंगा 12th में, आपको इन डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि वहां हाँ मिल गया, ठीक है। खास फेल देखो यस सर। बेटा, ये है क्रोमेटिड फाइबर, ये दिस इज क्रोमेटिड एंड दिस इज क्रोमोसोम। सर आप डीएनए, इस क्रोमोसोम को बायोवेलेंट कह रहे हो ना? हाँ ये बाइवेलेंट है। अब देखो ना, एक ये, दूसरा ये, और इसमें ये इसका सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर, तो कितने? 2 क्रोमोसोम,
सर Yes. एक मिनट, सर एक मिनट, हाँ सर वो दो सर ये वाला बाइवेलेंट है ना ये बाइवेलेंट है। सर, तो इसमें दो क्यों दिख रहा है मेरे को? अरे दो ही, बाइवेलेंट का मतलब ही होता है दो। नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो बीच में जो सर सेंट्रोमियर है वो एक है दो है? दो है ना, तभी तो मैंने दो बनाए, मैंने ये दूसरा मैंने बनाया, ये दो हैं, वही तो मैंने लिखवाया है। ईच Sir- बाइवेलेंट इज एसोसिएशन ऑफ 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। सर 4 क्रोमेटिड आपने लिखवाया तो हाँ इसमें ये इसीलिए chromatid इसीलिए क्या बोला होता है? मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, देखो समझो बात को। सब हाँ हाँ खास पहले मैं समझ गया तुम्हारी बात को। अभी आपने तो कहा क्रोमेटिड, ये तो हाँ। क्रोमेटिन है ना। अरे छोड़ो भाई भाई लोगों, अच्छा तुम नोट करो, नोट करो। ईच पेयर ऑफ बाइवेलेंट इज एसोसिएशन ऑफ 4 आर्म्स, नोट करो। अच्छा 4 क्रोमेटिड आर्म्स, ये नोट करो, 4 क्रोमेटिड आर्म्स, 4 क्रोमेटिड आर्म्स एंड 2 सेंट्रोमियर। अब ठीक है? यस सर, सब ठीक। नहीं है सर सही। सर अरे सर अरे, सर सर, मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ये बुक में दिया हुआ है कि उस कॉम्प्लेक्स को बाइवेलेंट कहा कहते हैं, मतलब साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उस टोटल स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट कहते हैं। सर ना ऐसा ना ना ना, उसको तो हम टेट्रावैलेंट कहेंगे, उसे टेट्रावैलेंट कहेंगे। सर एक वो बार गलत मैं है। लाइन पढ़ूं वाली जो बुक मैंने रखी है। हाँ पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। सर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। हाँ बाइवेलेंट और ए टेट्रा, है ना? क्या क्या Yes. बाइवेलेंट और ए टेट्राड, हाँ चल गया? सर, हाँ हाँ सर ये इसको हम टेट्राड बोलेंगे। ये दो बाइवेलेंट का पेयर है और टेट्राड है, ठीक है ना, याद रखना। सर ये लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, जब ये जाइगोटीन पीरियड में कॉम्प्लेक्स को हम टेट्राड ही बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि टेट्राड का फॉर्मेशन सिर्फ इसी स्टेज में होता है और कहीं पे होता ही नहीं है। फिर टेट्राड किस, अगर इसको हम बाइवेलेंट बोलेंगे हर्षित, तो देखो अगर मैं कहता हूं कि अगर इसको हम लोग इसको हम लोग बाइवेलेंट कहेंगे इसको, ठीक है ना, तो फिर भैया टेट्राड किसको कहेंगे ये बताओ, फिर टेट्रावेलेंट क्या होगा? तो तो लेकिन चार आगे चिपक जाए ऐसे। सर नहीं सर, बाइवेलेंट और अ टेट्राड मतलब एक ही टर्म के लिए दो नाम दे रखे हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी हो रहा है। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड एक साथ एक कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो, है ना? टेट्राड, ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राड। और टेट्राड जो होता है ना, इसी स्टेज को देख करके आप बता सकते हो कि ये प्रोफेज है और प्रोफेज में जाइगोटिन स्टेज है, ठीक है? सर ये जो आर्म्स के अंदर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं ना? देखो बेटा हम बता देते हैं, ये डीएनए है। डीएनए क्या होता है, पहले डीएनए लिपटने लगता है, फिर डीएनए लिपट करके हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये मैं सब 12th में पढ़ाऊंगा, एक्चुअली 12th का टॉपिक है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम फिर और कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस होकर के सोलेनाइड बना लेते हैं। ये सोलेनाइड जो है ना, ये सोलेनाइड और कंप्रेस हो जाता है और क्रोमेटिड आर्म्स बना लेता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड आर्म्स। यस सर, मैंने यही पूछा था आपसे। हाँ ये क्रोमेटिड आर्म्स है। क्रोमेटिड की क्योंकि खास फेल क्या है, क्रोमेटिड एक्चुअली ये चीज है, ये वाला चीज क्रोमेटिड है, इसी की बनी हुई आर्म्स है, इसीलिए उसको क्रोमेटिड आर्म्स कहते हैं, ठीक सर है? तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हुआ? क्रोमोसोम बेटा ये पूरा, ये एक जो है ना, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये दिस इज वन क्रोमोसोम। और जो आर्म्स है वो क्रोमेटेड है? वो क्रोमेटिड आर्म्स कहते हैं उसको, ठीक है? तो इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं ना? हाँ एक बेटा क्रोमोसोम ये हो गया, तो एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती है, इतना जान लो, है ना? एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स हैं और दोनों आर्म्स बनी किस चीज की हैं? दोनों आर्म्स मिलकर के बनी है जिस चीज की, उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, है ना? हिस्टोन नाम की प्रोटीन, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, हिस्टोन और प्लस डीएनए, ठीक है? हिस्टोन और डीएनए की मिलकर के बनी होती है। और ये बीच में आपको जो नॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर किस चीज का बना हुआ है? ये प्रोटीन का मिलकर बना होता है, इसी के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर इस तरह से 2 क्रोमोसोम आकर के आपस में चिपक गए हैं, ठीक? यस सर। सर सर तो ये कह सकते हैं ना कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटेड है? एक क्रोमोसोम में 2, हाँ राइट, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आर्म्स हैं, यस सर। ठीक है? हाँ Yes. आमना बिल्कुल सही बोला, एक टेट्रावेलेंट वो होगा जिसमें 8 क्रोमेटिड आर्म्स होंगे, राइट, ठीक है? तो होप अब क्लियर हो गया होगा, है ना? और अभी आप इतना ही जानो। यस सर। हाँ सर मतलब बुक में गलत दे रखा है ना? यार सही नहीं दे रखा, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया हुआ है, ऐसे वो गलत दिया हुआ है ना?
ओके सर। ठीक है, तो अभी देखो इतना ही क्लियर रखो, बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे 12th में तो इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे और आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, वरना फिर वो मुझे पूरा समझाना पड़ेगा 12th वाला सिनेरियो पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट, देखो यहीं पे अभी जाइगोटिन में ही फंसे हुए हैं और सिलेबस बहुत भाई। ठीक है, तो नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द क्रोमोसोमल साइनेप्सिस structure, the chromosomal synapses structure is called synaptonymal complex. The chromosomal synapses structure is called synaptonymal complex. सर क्या रिपीट कर दीजिए। Synaptonymal complex, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यस सर। सर 1 मिनट से रिपीट बोला था, आपकी आवाज नहीं आई थी। क्रोमोसोमल synapses structure is called synaptonymal complex, ठीक है, structure is called synaptonymal complex. Next point, the bivalent shorten and thicken, the bivalent shorten and thicken and each chromosome along with its centromere, can be seen clearly. Fourth, सर ईच क्रोमोसोम के पहले क्या बोला आपने? each chromosome and its centromere, तो उसके पहले ही बोला था एक चीज। the bivalent shorten and thicken each chromosome and its centromere can be seen clearly. Next, packaging. ठीक है, पैकेटिन में it is the longest stage of prophase first, here synapses completed, at this stage bivalent, सब प्रोफेज 1 से एक बार रिपीट कर दीजिए। it is longest stage of prophase first and synapses completed. Next point, at this stage bivalent appear as tetrad. At this stage bivalent appear as tetrad. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे, नीट का क्वेश्चन है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों ब्राउन वाले की ये आर्म और ग्रीन वाले की ये आर्म
दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं, और ये दोनों ब्राउन वाली आपस में सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं, ग्रीन वाली आपस में सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं। ये ब्राउन वाली और ग्रीन वाली आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं। तो नोट करेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स of homologous exchange their segment, non-sister chromatid of homologous chromosome exchange their segment. This exchange is called crossing over. देखो, exchange of exchange their segment, this exchange of segment is called क्रॉसिंग ओवर। देखो, ये सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, इसने उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया और इसने उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया। दिस इज एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। समझ आया? तो इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो पहले साइनेप्सिस होगी, फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर में दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइनेप्टोनियल, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, साइनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? मियोसिस, प्रोफेज, जाइगोटीन। प्रोफेज फर्स्ट, जाइगोटीन। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकेटिन स्टेज में। सर, हाँ सर दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड, के पता क्या कहा था? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। अब आ जाते हैं डिप्लोटीन, फोर्थ स्टेज, डिप्लोटीन। फर्स्ट पॉइंट, द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज is marked by chiasmata formation. Beginning of this stage is marked by chiasmata formation. क्या होता है? देखो, एक्स शेप स्ट्रक्चर। हाँ, तो काइजमेटा का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो आप बना लीजिए। तो जो पार्ट एक्सचेंज हुआ, ये तो देखो एक दूसरे से अलग हो गया, है ना? अच्छा, काइजमेटा एक जगह भी बना हो सकता है और कई सारी जगह बना हो सकता है। तो दोनों अलग, क्रॉसिंग ओवर हो गया लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड काइजमेटा। Next point, this result is structure of X shape. This result is structure of X shape.
सर आपने Next. शुरू कब किया? हैं? सर ये कोई पॉइंट बोला आपने, आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। अरे मैत्री, सर क्या सच होता बता है? रही हूँ मैं, पूछ लो किसी से भी, आपकी आवाज नहीं आई। This result, structure of this result, structure of X shape. Next point. अभी आ रही है आवाज? Yes, हाँ sir. सर आई अब। Chiasmata formation is necessary for chiasmata formation is necessary for separation of homologous chromosome, separation of homologous chromosome which have undergone crossing over. सर होमोलोगस से रिपीट कर दीजिए। Chiasmata formation is necessary for the separation of homologous chromosome which have undergone crossing over. One last point, one last stage, dikinesis. Dikinesis. This stage is marked by termination of chiasmata. ठीक है? Both chromosome start separating from each other. ठीक भाई लोगों? यस सर। चलिए अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट हमने पढ़ लिया, नाउ मेटाफेज फर्स्ट। At this stage, chromosome arrange at metaphasic plate. एक बार रिपीट करना। At this stage, chromosome arrange at metaphasic plate. अब देखो वहां पे क्या था, मियोसिस में क्या था और माइटोसिस में क्या है। सॉरी, कहाँ मैंने लिख दिया मेटाफेजिक प्लेट। तो देखो मियोसिस और माइटोसिस के मेटाफेज में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है ना? तो वहां पे मेटाफेजिक प्लेट में बाईवैलेंट अरेंज होते हैं, है ना, और यहाँ पे टेट्रावैलेंट अरेंज होंगे। वहां पे क्या था कि बाईवैलेंट से अरेंज होंगे, यहाँ पे देखिए ये, और दूसरा क्रोमोसोम जो होगा वो ये होगा। वहां पे क्या था, सिर्फ इस तरह का एक बाईवैलेंट होगा, और यहाँ पे क्या इस तरह से टेट्रावैलेंट अरेंज होंगे। सिर्फ इतना फर्क है मियोसिस और माइटोसिस के मेटाफेज में। नेक्स्ट पॉइंट, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर takes place
takes place at kinetochore. At kinetochore. बना लो इस डायग्राम को। यहाँ पे लिख लो टेट्राड, ये टेट्राड है, ये स्पिंडल फाइबर है ना, और ये जो है ये इसके काइनेटोकोर। सर अभी ये जुड़े हुए नहीं है ना? नहीं, ये जुड़े नहीं है, अभी साथ साथ हैं, मतलब ये अभी सेपरेट हो रहे हैं, अभी से जुड़े हुए हैं। ओके सर, बिल्कुल अलग नहीं हुए, मतलब साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, अभी साथ ही है। ठीक है सर। अब इनको खींचा जाएगा अलग अलग, तब अलग अलग होंगे। नेक्स्ट हेडिंग, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट। स्पिंडल फाइबर pulls homologous chromosome. Spindle fiber pulls homologous chromosome towards opposite poles. तो 1 मिनट से शुरू से स्टार्ट करिए, आपने शुरू स्टार्ट। Spindle fiber pulls homologous chromosome towards opposite poles. Next point, this process of separation is called disjunction. This process of separation is called disjunction. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बनाइए एनाफेज में। एट दिस स्टेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल कितना है? 2 क्रोमोसोम के बराबर है, और ये आगे जाकर के फिर से हाफ पार्ट में टूट जाएंगे, और इस तरह से एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, अभी हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2n डीएनए है ना? हाँ, देखो 2n डीएनए है ना, तो देखो है तो इसमें n, इसमें n और इसमें n, लेकिन डीएनए कितना है? डीएनए इसमें 2n के बराबर है, और इसमें भी डीएनए कितना है? 2n के बराबर। ओके सर। ये चीज है, तो नंबर तो नहीं बढ़ने पाए, लेकिन इनमें क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ गया। अब नेक्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट, this stage is similar to mitosis. The only difference is presence of bivalent. The only difference is presence of bivalent chromosome. Next point. Generally in animals, nuclear envelope reappear again. Generally in animals, nuclear envelope reappear. प्लांट में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? भाई दोबारा डिवाइड करना है।
मियोसिस सेकेंड। सर ये समझ नहीं आया आपने क्या बोला। देखो बेटा क्या होता है ना, हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता है, प्रोफेज में ये न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना, यस सर। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो गए, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में हमने पढ़ा था कि ये क्रोमोसोम ऑपोजिट ऑपोजिट पोल पे चले गए, है ना। तो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम ऑपोजिट ऑपोजिट पोल पे चले गए। उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ये क्रोमोसोम यहाँ चले गए ऑपोजिट ऑपोजिट पोल पे अलग अलग सेल में। फिर हमने पढ़ा था कि इसी टीलोफेज में आखिरी में क्या होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बन जा रहा था, यही पढ़ा था ना, यस सर। है ना। तो यहाँ पे माइटोसिस में टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो गया, दोबारा बन गया। जो प्रोफेज में यहाँ पे गायब हो गया था वो दोबारा इधर वापस आ गया। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस तो पूरी हो गई, मियोसिस में इसके बाद क्या हो, ये तो मियोसिस फर्स्ट थी, इसको दोबारा डिवाइड होना है फिर से, यस सर। तो मतलब फिर से न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट होगा। यस सर। तो एनिमल वाले केस में जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो एनिमल वाले में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप टीलोफेज में दोबारा बन गया होता है, मतलब ये फिर से गायब होगा। लेकिन प्लांट वाले में क्या होता है, ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसको फिर से डिवाइड करना है, समझे, यस क्लियर कि नहीं, पक्का। यस सर। तो मतलब एनिमल्स दूसरी बारी डिवाइड नहीं कर पाते अपना सेल? नहीं, डिवाइड करते हैं, लेकिन उनमें न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है, वो परफेक्टली डिवाइड करते हैं, ये कह सकते हैं भाई। मियोसिस में, एनिमल में मियोसिस नहीं होगी तो स्पर्म और एग का फॉर्मेशन कैसे होगा, है कि नहीं। वही तो सर, लेकिन फिर वो जब एनवेलप बन जाता है उसके बाद कैसे डिवाइड करते हैं? अब देखो ना बेटा, एनवेलप बन गया, अब फिर से प्रोफेज क्या आएगी, सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड में फिर से एनवेलप गायब होगा। अच्छा ओके, वो कंप्लीटली पूरा प्रोसेस करते हैं फिर से। राइट। तो प्लांट सोचते हैं कि भैया ये काम क्यों किया जाए, पहले बनाओ फिर बिगाड़ो, हाँ समझ गए। प्लान जाता है। हाँ ठीक है ना, अभी क्लियर है। सर Yes, तो ये sir. एनिमल्स में भी कि बन के वापस बिगड़ जाना, ये राइट, इसका एनिमल्स तो क्योंकि इसका तो सिंपली एनिमल्स आर मोर एडवांस। ओके ओके सर। हाँ सिंपल, वी आर जेनेटिकली इवॉल्व, वी आर जेनेटिकली मोर इवॉल्व, ठीक है। तो अब आते हैं मियोसिस सेकेंड, नोट करेंगे। ये मियोसिस सेकेंड जो होती है ना, ये बिल्कुल कैसी होती है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है ना। तो नोट करेंगे, द डिवीजन is exactly resemble with mitosis. The division exactly resemble with mitosis. Next point. The difference lies that अब अगर माइटोसिस में क्या होती है, ये जो सेल टीलोफेज में चली गई फिर से इंटरफेज में जाएगी, फिर से उसके अंदर डीएनए डबल होगा, प्रोटीन बनेगी और दोबारा माइटोसिस होगी, ठीक है। तो माइटोसिस में और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इंटरफेज नहीं होती, यहाँ पे दो मियोसिस के बीच में, है ना, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंटरफेज नहीं होती है, ठीक है। द डिफरेंस लाइज दैट इंटरफेज इज नॉट सीन, द डिफरेंस लाइज दैट इंटरफेज इज नॉट सीन बिटवीन meiosis first and meiosis second, meiosis first and meiosis second. Next point, here सर अभी आप ये प्रोग्रेस सेकंड में लिखा रहे हो सेकंड के अंदर? नहीं, ये मियोसिस सेकंड लिखवा रहा हूं, फिर प्रोफेज बेटा पूरी मियोसिस वाली माइटोसिस की तरह ही होगी ये, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लिख करके आना है। नेक्स्ट, meiosis second leads the separation of chromatid
सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड थ्रू सर मियोसिस के बाद से रिपीट कर दीजिए। meiosis second leads to separation of chromosome through their centromere। अब देखो यहाँ पे बेटा होगा क्या कि अभी तक तो क्या था कि वहां पे तो हमने पढ़ा था कि 2 सेंट्रोमियर थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 4 आर्म्स थे, है ना, और सेंट्रोमियर एक ही है। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर को 2 इक्वल पार्ट में टूटना ही पड़ेगा और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो सेंट्रोमियर यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। सर ठीक है लेकिन ये तो 2 थे ना, तो ये कैसे हो गया? बेटा 2 कहाँ थी, देखो पीछे आते, कहाँ गया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कहीं पे, हाँ देखो ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला, ये बाइवेलेंट है ना, ये देखो ये चिपका हुआ है, ये दोनों चिपके हुए हैं, इसको बीच से टूटना पड़ेगा। ये तो अलग अलग हैं, ये तो सेपरेटेड है ना, ये चिपके हैं, इनको यहां से अलग होना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूं। इसका ये मतलब है कि अभी क्या है कि ये जो दोनों चिपके हुए हैं इनको यहां से ब्रेक होना पड़ेगा। पिछले वाले में ब्रेक नहीं हुआ, देखो इस वाले में, ओके सर, यहाँ वाले में ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वाले में इसको ब्रेक होना पड़ेगा, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और जब ये बाइवेलेंट फॉर्म होता होगा तब तो शुरुआत में 2 रहते होंगे ना? हाँ 2 रहते हैं। सर हाँ सर ब्रेक होना क्यों जरूरी होता है? बेटा क्यों, वरना फिर ये आर्म्स अलग कैसे होंगे, अच्छा ओके है ना, तो ब्रेक होना पड़ेगा। और दूसरा सर, क्या, सर ये भी एडिशनल है ना? स्पिंडल यहीं से अटैच होंगे, यहाँ से, है ना, तो खींचेंगे इसको। सर ये भी हाँ। एडिशनल हुआ ना कि वापस पहले ये मतलब एक साथ जुड़ के फिर वापस टूट रहे हैं। हर्षित देखो होता क्या है ना, मेरी बात समझो, पहले क्या हुआ, चलो मेरी बात को पहले मैं समझा ही देता हूँ आपको बात, है ना। देखो पहले क्या था, एक सेल थी जो डिप्लॉयड है। अब मियोसिस में क्या होता है, इससे 1 से 4 सेल बननी है ना। अगर ये डिवाइड टेट्रावैलेंट ना बनाए तो अभी क्या होगा, अगली जब 2 सेल मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि 2 सेल बनी, दोनों में एक एक चला गया, ठीक है। अब भैया जब इनसे 2 सेल मियोसिस सेकंड होगी तो अब क्या होगा, अब मियोसिस सेकंड में क्या ऐसा होगा कि आधा इधर चला जाएगा आधा इधर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यस सर, ये होगा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हुआ एवोल्यूशन में कि कहा गया कि एक काम करो, इनके अंदर पहले ही जेनेटिक कंटेंट डबल कर दिया जाए। कर दिया गया, क्या बने, बाइवेलेंट बने, यस सर, ठीक है। अब क्या होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो हुआ यूं कि एक क्रोमोसोम इसमें चला गया लेकिन कंटेंट इसमें डबल है, दूसरा क्रोमोसोम इसमें चला गया, तो ये 2n थे, हैप्लॉइड हो गए। अब दोबारा फिर से सेल डिवाइड करेगी मियोसिस सेकंड में, तो अब मियोसिस सेकंड होने के लिए अब क्या होगा, बोला जाएगा भाई इनको आधा आधा करो, इसी समय के लिए तो इनको डबल किया गया था। हाँ सर, अब समझ आया ऐसा क्यों होता है ना, समझिए सब लोग समझिए इस बात को, ठीक है। हाँ ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लेकिन मियोसिस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों भाई, मियोसिस में इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि भाई साहब ये वाली जो आपकी स्टेज है ना, ये मियोसिस में नहीं, सॉरी माइटोसिस में इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस में ये नहीं होती है, ये वाला स्टेप नहीं होता है, इसलिए जरूरत नहीं है। आप समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो चलो नोट करो, लिख देना, meiosis second leads to separation of chromatids of a chromosome through its centromere। लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसकी जरूरत है आपके स्कूल के लिए, ठीक है, जो कि पूछा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस मतलब आखिर मियोसिस क्यों जरूरी है, नोट करेंगे। By reducing
number of chromosome half इससे by क्या हुआ? reducing significance of meiosis. इसकी जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? By reducing number of chromosome to half, it maintain a specific number of chromosome in every species. सेट मेंटेन के बाद A specific number of chromosome. सर हाफ के बाद क्या था? By reducing chromosome number to half, it maintain a specific number of chromosome in each species. Next point. By crossing over, it increases. By crossing over, it increases genetic variability. Increases genetic variability. नेक्स्ट पॉइंट, सोचो अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो हमारे भाई का या हमारी बहन की शक्ल एक ही जैसी होती, समझे? yes तो sir. ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमारी शक्ल जो है हमारी भाई और हमारी बहनों से नहीं मैच करती है, डिफरेंस होती है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्विंस का केस वही वाला होता है ना, अलग वाला? बेटा ट्विंस वाला, ट्विंस बहुत तरह से केस से बनते हैं मैत्री। अगर एक ही जाइगोट के टूटने से ट्विंस बने तो दोनों की शक्ल मैच करेगी, लेकिन अगर दो ओवम अगर अलग अलग फर्टिलाइज हुए हैं तो दोनों की शक्ल मैच नहीं करेगी, समझे? अच्छा, ओके सर। यस, तो ट्विंस कई तरह के होते हैं, जाइगोटिक ट्विंस उनको बोलते हैं जो जाइगोट की क्लीवेज से बनते हैं। सर एक मिनट से एक क्वेश्चन था सर, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में सर डिफरेंस क्या होता है? मतलब वो कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उनको? आइडेंटिफाई दोनों की शक्ल मिलती होगी, और पहली बात 101% या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी आइडेंटिकल अच्छा, ट्विंस, क्योंकि ऐसा? वो एक ही जाइगोट के ब्रेक होने से बने हैं। ओके सर। इसीलिए कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनके सर जुड़े रह जाते हैं, जिनकी पीठ जुड़ी रह जाती है, हाथ पैर जुड़े रह जाते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनमें जाइगोट कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाया जाइगोट का। ओके सर। कभी नहीं देखा होगा कि दो जिनके हाथ पैर जुड़े हुए हैं, एक भाई एक बहन है, या है ना, या दोनों बहनें होंगी या दोनों भाई होंगे, क्योंकि वो जाइगोटिक इनकम्प्लीट क्लीवेज से बने हैं। ठीक है सर, जो समझ आपने आया? बोला कि आइडेंटिकल ट्विंस हमेशा सेम सेक्स के होते हैं, सर इसका उल्टा थोड़ा ट्रू है ना, कि जो सेम क्या कहते हैं सेम सेक्स के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर सर मतलब दोनों तरफ से ट्रू है या फिर एक तरफ से ट्रू है? दोनों तरफ से, दोनों, ये वाइस वर्सा कह सकते हो इसे। सर नहीं सर मेरे भाई आइडेंटिकल नहीं है, वो भी ट्विंस है। नहीं, आइडेंटिकल हमेशा, आइडेंटिकल जो ट्विंस होंगे वो जाइगोटिक क्लीवेज से बनेंगे, और जाइगोटिक क्लीवेज से बने हुए ट्विंस हमेशा आइडेंटिकल होंगे। हो गया? जो आइडेंटिकल नहीं सर होते एक मिनट सर, उसके भाई भी सर सेम दिखते हैं सर, इसमें नहीं ये दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। किसके भाई? दिखते हैं यार। किसके? दिखते हैं। तेरे? अच्छा तुम्हारे? नहीं सर, मेरे नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है सर, ये हर्षित के। अच्छा ओके, तो आइडेंटिकल सेम दिखते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। सेम दिखते हैं लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है। ऑलमोस्ट। अरे चलो ठीक है तुम इतना समझ, जो मैंने बताया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग बहुत बातूनी हो। चलो अरे सर, उसने ही बताया था मेरे को। अरे लिखो तो आगे, चलो तो खत्म कर रहा है, फिनिश कर, ठीक है? नोट करो। नेक्स्ट, मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, essential for The formation of haploid gamete, essential for sexual reproduction.
ठीक है, ये मियोसिस का रेलेवेंस था। समझ आ गया? Sir, essential for सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक भाई, तो ये चैप्टर Yes, कंप्लीट sir. हो गया है ना? Yes, sir. है ना, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? Biomolecules. राइट, बायोमोलिक्यूल, सबसे घटिया चैप्टर, बाकी में से बहुत घटिया है। सीरियसली बहुत सर ज्यादा आपका घटिया है। फेवरेट था ना ये तो? हाँ, मेरी तो पूरी बायोलॉजी फेवरेट है। हाँ, हाँ सर, आपका फेवरेट था ही, मैंने सुना था। अरे सबसे बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा आता है। जेआरएफ का एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत ढेर सारे भरे होते हैं इसके क्वेश्चन यार, इसलिए इसको पढ़ना ही पड़ता है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये नीट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मेनली वो क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे कि क्वेश्चन वो एंजाइम से पूछा गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस और डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, all these structure you study in class 12th in your this one molecular genetics, है ना, तो उस वाले पार्ट में कवर हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर में रिलेवेंट चीजें बहुत कम हैं, और बाकी कभी भी ये क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब कभी पूछी वैसे नहीं जाती नीट के एग्जाम में। तो नीट में इसका वेटेज एक बात जान लेना 4 मार्क्स का। लेकिन आपके स्कूल वाले ये क्या करेंगे कि ये आपसे पूछेंगे एंजाइम से क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ वो कैसे करना है एंजाइम वाला। अच्छा, ये निष्कर्ष जी ने आप सबका ग्रुप बना रखा है ना कोई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो मैं इसके मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंजाइम वाले पार्ट के, है ना, बायोमोलिक्यूल में जो एंजाइम वाला पार्ट है उसके मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं, ठीक है। वो एक्चुअली मैं नीट वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया था, जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रेलेवेंट तो नहीं होता, तो टाइम वेस्टेज ना हो इसलिए मैंने बनाया हुआ था। तो वो मैं निष्कर्ष जी को फॉरवर्ड कर दूंगा एंड ही विल फॉरवर्ड यू इन ग्रुप, है ना। तो आपके ग्रुप में डाल देंगे और आप उसको सेव कर लीजिएगा, तो उसको लिखवाने वाला, डिक्टेट करने वाला जो अपना टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। और बाकी की दूसरी जो चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ और आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई लोगों, ये तुम लोगों को बताया क्या मैंने, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ बताया क्या, ऐसा कुछ? No, sir. No, sir. बॉन्ड्स वगैरह बताया क्या? No, sir. No, sir. फिर किसको बताया यार, ऐसा कुछ बताया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, No, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, sir. No, sir. नहीं बताया? No, sir. पता नहीं यार किसको पढ़ा दिया मैंने, पढ़ाया तो अभी ये 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया है। No, sir. आपने आपको नहीं पढ़ाया? पढ़ाया होगा वो, मुझे याद नहीं आ तो रहा। 12th वाले होंगे सर, कुछ समझा रहे होगे आप उनको। मे भी हो सकता है, या कुछ किसी और बैच में पढ़ा दिया, ऐसा भी हो सकता है। नीट वालों को पढ़ाया होगा, नीट वालों को पढ़ाया होगा हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। चलिए, तो बायोमोलिक्यूल में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी और आप उनको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है ना, कार्बोहाइड्रेट ही समझ लिया जाए। और कार्बोहाइड्रेट में मेनली पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है, ग्लूकोज क्या होते हैं ना? तो देखो, बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है दैट एनी काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच मेक्स और कॉन्स्टिट्यूट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब हमारी आपकी बॉडी, किसी प्लांट की बॉडी में किसी भी बायोलॉजिकल सेल को बनाने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बायोमोलिक्यूल में आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन बायोलॉजिकली होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली हमारी बॉडी को तो कैल्शियम भी बनाती है, बट कैल्शियम इज नॉट ए बायोमोलिक्यूल बिकॉज इट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिकली क्या चीज वो हो सकती है? अब ऑर्गेनिकली हमारी बॉडी को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, है ना, और क्या होती है? प्रोटीन, और क्या होता है? फैट, और तीसरी नेक्स्ट चीज क्या हो गई? न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए कोई और चीज चाहिए? इज इट देयर? कुछ मिसिंग हो तो बताओ, नहीं ना?
अब इन सभी चीजों को हम बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, तो देखिए एक डायग्राम पहले निकालने तो फिर आगे की बात होती है। Phosphorested bond, glycosidic bond. बॉन्ड्स पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज बता देता हूँ, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर, ठीक है। तो साथ साथ में आप नोट भी करते जाओ। क्या बताऊं, पहले बॉन्ड बता दो। चलो कार्बोहाइड्रेट नोट करो। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, वो कुछ, सर आपकी स्क्रीन में बहुत अच्छा फिगर आ रहा है एक। वो मैंने जानबूझकर कैसा किया हुआ है, ठीक है। अभी दिख रहा है, ठीक है। एक पहले एक बायोमोलिक्यूल में एक लाइन लिखो पहले, है ना, नोट करेंगे। द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग सेल इज, the average composition of living cell is water 70 to 90%. सर लिविंग सेल ना? हाँ, लिविंग सेल, water 70 to 90%, protein 10 to 15%, carbohydrate 3%, lipid 2%, न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ जाएगा और आरएनए भी आ जाएगा, 5 to 7%, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आयंस, लेकिन आयंस इनऑर्गेनिक पे आएंगे, बायोमोलिक्यूल में नहीं आएंगे, दिल बी 1% ओनली। तो ये किसी भी लिविंग सेल का कॉम्पोजिशन, ठीक है। एक और लाइन लिखेंगे, द केमिकल्स और मॉलिक्यूल, द केमिकल और मॉलिक्यूल present in living organism are called biomolecule. The collection of all different kind of biomolecule present in cell, डिफरेंट की बात चल, different type of biomolecule, types of biomolecule are called cellular pool, ठीक है। तो प्रेजेंट के बाद आपने आर कॉल्ड बोला ना? हाँ, सेलुलर पूल, प्रेजेंट इन सेल आर कॉल्ड सेलुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भाई किसको बोलते हैं?
तो वो कोई सा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला हो CN H2O का होल n, या यूं कहूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और CH2O का होल n, ठीक है ना। ऐसा कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर है तो उसको मैं बायोमोलिक्यूल बोल सकता हूं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट बोल सकता हूं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, all biomolecules, sorry, all carbohydrate constitute major part of plant cell. They are also called saccharide. They are also called saccharides because their basic component are sugar. अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और लार्ज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और लार्ज कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, है ना। लार्ज में हम उनको बोलते हैं डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो देखो स्मॉल और लार्ज कार्बोहाइड्रेट पहले समझ लेते हैं होते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मतलब जिनकी चेन छोटी हो, है ना, तो स्मॉल। तो सबसे पहले आते हैं कौन, मोनोसैकेराइड, है ना। अब भाई मोनोसैकेराइड्स को होते हैं, तो नोट करेंगे, दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट monomers which cannot be सर सिंपल कार्बोहाइड्रेट monomers, simple carbohydrate monomers, they cannot be hydrolyzed further into a smaller component, मतलब इससे छोटे कंपोनेंट में जिनको ब्रेक ना किया जा सके उनको हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे। सर एक बार रिपीट कर दो। They are simple carbohydrate monomers which cannot be hydrolyzed into further a smaller component, ठीक है। they have general formula CN H2N ON, वहां पे N क्या है, N इज नंबर ऑफ क्या, कार्बन एटम, ठीक है ना, ये तो पता है। यस यस सर। मुझे लगा ये भी नहीं पता। देखो अब ये क्या हो गया, अब देखो अगर समझिए बात को, इसी में अगर ये 3 कार्बन एटम से बना है, मतलब N की वैल्यू 3 है, 3 कार्बन एटम से बना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रायोज, ठीक है।
अगर ये 4 कार्बन एटम से बना है तो क्या बोलेंगे? टेट्रास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये लड़की तो बहुत स्मार्ट है भाई। टेट्रोस। और कौन बताएगा अगला? 5 से बना है तो पेंटोस। बहुत बढ़िया, शाबाश, पेंटोस। 6 से हेक्सोस। 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 और 7 से हेप्टोस। हेप्टोस, है ना? और 8 से ऑक्टोस। ऑक्टोस। नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें कितने का, ये सिर्फ 5 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो मोनोसैक्राइड कैन बी ओनली 5 टाइप, ठीक है? ये 5 तरह के हो सकते हैं, 3 कार्बन एटम से लेकर के 7 कार्बन एटम तक, ठीक है ना? 7 से ऊपर कार्बन एटम जिनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनको हम ऑक्टोस बोलेंगे, वो नेक्स्ट में आएंगे, मोनोसैक्राइड में नहीं आएंगे, है ना? वो किस में आएंगे? वो आगे आएंगे आपके दूसरे सैक्राइड्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है? इनको सर- मोनोसैक्राइड्स पे नहीं रखते हैं, ठीक? सर ये 1 और 2 के लिए नहीं होगा? नहीं, 1 और 2 नहीं होगा, ठीक है? देखो अब क्या होता है, ये बात को, वो तो सिंपल बेसिक यूनिट होती है, आप समझो बात को। अब यहां पर देखो, जैसे मैं 1-2 के एग्जांपल देख देता हूं, तो ग्लूकोज क्या है? ये तो है मोनोसैक्राइड। C6H12O6। तो ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैकेराइड है जो कि हेक्सोस शुगर है, क्लियर? सर। हाँ। और जैसे राइबोस क्या है? पेंटोज है। डीऑक्सीराइबोज, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर पाई जाती है ना डीएनए आरएनए में, तो क्या है? मोनोसैकेराइड है, और मोनोसैकेराइड में भी कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। C5H10O5, क्लियर कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, हाँ कि ना? बताओ भाई लोगों। आ गई सर। यस सर। बहुत अच्छे हो तुम लोग। अब देखो मेरी बात को और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप आपने समझो। इससे पहले क्या कहा? हाँ? मैंने कहा बहुत बहुत अच्छे हो तुम लोग, ये कहा यस, मैंने। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, ठीक है? तो अब क्या होता है, यहाँ पे 3 शुगर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 4 शुगर के मॉलिक्यूल हैं, तो देखो 3 शुगर मॉलिक्यूल, 4 शुगर मॉलिक्यूल, 5 शुगर मॉलिक्यूल, 6 शुगर मॉलिक्यूल, है ना? अब शुगर के मॉलिक्यूल फर्दर जब ऐड होते हैं आपस में, तो उनके बीच में 2 शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है ना? तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? समझ आया? जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, तो 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से या मिलने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, है ना? 2 मोनोसैकेराइड अगर मिल जाए तो डाइसैकेराइड बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? यस सर। बनाएंगे ना? तो जब डाइसैकेराइड बनेगा तो उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डाइसैकेराइड बॉन्ड कहेंगे, ठीक है? सॉरी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। तो नोट करेंगे नेक्स्ट, हेक्सोस आर जनरली, हेक्सोस नोट करके, हेक्सोस आर जनरली white, crystalline and sweet substance. White, सर crystalline, हाँ। आपने वो बॉन्ड का नाम क्या बताया था? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, अरे बालक अभी मैं बताऊंगा पूरा, तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लो, है ना? पूरा बताऊंगा, अभी पूरा डायग्राम भी बताऊंगा, और डिहाइड्रेशन कैसे होता है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, मैं सब बात बताऊंगा, ठीक है? तो अभी ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, तो ये वाला लिखो ना तुम, नोट, हेक्सोस आर जनरली white, crystalline and sweet substances. Hexos are generally white, crystalline and sweet substances. Fructose is sweetest of naturally occurring sugar. Fructose is
sweetest of naturally occurring sugar. So fructose is Fructose is sweetest of all naturally occurring sugar. It is also known as sweetest sugar. ठीक है भाई? known as It is also known as naturally occurring sweetest sugar, है ना? तो सबसे मीठी जो शुगर होती है वो यही होती है. करिए फ्रक्टोज भी हेक्सोज के अंदर आएगा ना? हाँ, क्या फ्रक्टोज में? सर फ्रक्टोज हेक्सोज के अंदर आएगा ना? हाँ, फ्रक्टोज तो एक तरह का हेक्सोज है. ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? यस सर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना? और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे. सर आपने स्वीटेस्ट शुगर हाँ? आपने बोला ना, स्वीटेस्ट. क्या क्या? स्वीटेस्ट शुगर है ये, है ना? अच्छा, ओके सर. चलो ठीक है, हैं? थैंक यू सर. बाय Bye sir, thank you Bye-bye, sir. take care. Bye. थैंक यू Bye.